हेलो एवरीवन, मैं प्रीति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी अपनी क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे, तो आज की अपनी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, हमने क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ा था कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। यहाँ पर हम उसका थोड़ा सा रिविज़न करेंगे। तो पढ़ेंगे, जैसे हमने पढ़ा था कि सॉलिड स्टेट में जो ठोस हैं यानी सॉलिड हैं, उनको हम दो तरह से वर्गीकृत कर सकते थे, दो तरह से उसको हम बांट सकते थे। एक था हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा था हमारा अमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम क्रिस्टलीय ठोस या एमॉर्फस को हम अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो सॉलिड को दो भागों में वर्गीकृत किया गया था, क्रिस्टलाइन ठोस और अक्रिस्टलाइन ठोस में, यानी कि एमॉर्फस सॉलिड में, एमॉर्फस में और क्रिस्टलाइन में। ठीक है, अब हम एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ेंगे, फिर इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे जो पूछा जाता है। ठीक, तो पहले क्रिस्टल के बारे में क्या पढ़ेंगे कि इस प्रकार के ठोस पदार्थों में जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। क्या पढ़ा कि इस प्रकार के ठोस पदार्थों में जो अवयवी कण होते हैं वो एक निश्चित व्यवस्था में होते हैं तथा इस प्रकार के ठोसों के अवयवी कण संपूर्ण क्षेत्र में इस प्रकार अवयवी ठोसों में अवयवी कणों की व्यवस्था संपूर्ण त्रिविम क्षेत्र में एक सी होती है या एक जैसी होती है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, अतः ये दीर्घपरासी होते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? क्या लिखा, बहुत साफ और बहुत क्लियर लिखा है। क्या पढ़ रहे थे हम सॉलिड के बारे में, और हमने जाना कि सॉलिड जो है वो दो तरह से बांटा जा सकता है, दो तरह से उस ठोस पदार्थों में सॉलिड ठोस पदार्थ यानी सॉलिड जो है यानी ठोस पदार्थ जो है उन्हें हम दो तरह से बांट सकते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को कहते हैं इस प्रकार के ठोस पदार्थों में जो अवयवी कण होते हैं वो एक निश्चित व्यवस्था में होते हैं, और जो इनके ठोस पदार्थों की जो व्यवस्था होती है संपूर्ण त्रिविम क्षेत्र में एक जैसी होती है, यानी इसको हम कह सकते हैं कैसे होते हैं, दीर्घपराशी होते हैं। अब यहाँ पे आप मतलब समझ लीजिए, देखिए। ठीक, तो क्या पढ़ा कि इस प्रकार के ठोस पदार्थों में जो अवयवी कण होते हैं वो निश्चित व्यवस्था में होते हैं, और इनकी जो निश्चित व्यवस्था होती है वो संपूर्ण त्रिविम क्षेत्र में एक जैसी होती है, अतः ये दीर्घपरासी होते हैं। तो क्या डेफिनेशन हमने पढ़ी
कि इस प्रकार के ठोस पदार्थों में जो अवयवी कण होते हैं वो एक निश्चित व्यवस्था में होते हैं और इनकी निश्चित व्यवस्था संपूर्ण त्रिविम क्षेत्र में एक जैसी होती है। इसलिए हम इसको ये भी कह सकते हैं कि दीर्घ पराशी होते हैं, यानी इनकी जो व्यवस्था होती है संपूर्ण त्रिविम क्षेत्र में, पूरे के पूरे जितना त्रिविम क्षेत्र है, जितना जिस क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, संपूर्ण त्रिविम क्षेत्र में एक जैसी होती है, इसलिए हम कहते हैं इसको दीर्घ पराशी होते हैं। ठीक है, आइए आप पढ़ लेते हैं हम आकृष्टलीय ठोस के बारे में। ये क्या लिखेंगे इसमें कि इस प्रकार के ठोस पदार्थों में अवयवी कणों की व्यवस्था अनिश्चित होती है तथा ये लघु परासी होते हैं। कुछ समझ में आ रहा है आपको? ये ध्यान दीजिएगा। अब इसके बारे में पढ़ लीजिए, क्या मतलब हुआ लघु परासी और दीर्घ परासी का। देखिए कि जिस सॉलिड की हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए हमने क्रिस्टल की बात की, ये हमारा क्रिस्टल है, ठीक है, ये हमारा क्रिस्टल है, यानी हम किसी ठोस की बात कर रहे हैं। अगर इस प्रकार के ठोस, यानी कि जैसे कि क्या कहना चाहते हैं, दोनों में क्या अंतर है कि इस प्रकार, यानी कि संपूर्ण जो ठोस पदार्थ होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं, यानी कि उसमें जो अवयवी कणों की जो व्यवस्था होगी, जो अवयवी कण, क्या अवयवी कण का मतलब क्या, देखिए अवयवी कण का मतलब या तो परमाणु, यानी आपको आप पढ़ चुके हो पहले कि अवयवी कण क्या हो सकते हैं। अवयवी कण अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है या आयन हो सकता है। यानी कि क्या बात कर रहे हैं कि ठोस पदार्थों में जो अवयवी कण है, जो आयन है, परमाणु है, वो आयन है जिससे मल का ठोस पदार्थ बना हुआ है, व्यवस्थित है ना, वो है ना, वो एक निश्चित व्यवस्था में होते हैं। उनकी जो अरेंजमेंट होता है वो जो है वो जो उनका अरेंजमेंट होता है वो एक जैसा होता है और एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। ठीक, और ठोस पदार्थों का संपूर्ण त्रिविम क्षेत्र में जैसा होता है, यानी कि ऐसा नहीं कि हम अगर बात कर रहे हैं क्रिस्टल की तो सिर्फ अगर क्रिस्टल की बात कर रहे हैं तो इतने में संपूर्ण व्यवस्था एक जैसी है, अगर इसमें है तो इसमें भी एक जैसी होगी और इसमें भी एक जैसी होगी, इसमें भी, और संपूर्ण त्रिविम क्षेत्र में जो व्यवस्था होगी वो एक जैसी होगी। ठीक है, तो इसलिए जब संपूर्ण में एक जैसी होगी, पूरे के पूरे में ऐसी होगी, एक जैसी होगी, जहाँ तक चलेंगे वहाँ तक होगी, इसलिए हम इसको कहते हैं दीर्घ पराशी। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, इस प्रकार के ठोस पदार्थों को अगर हम ब्रेक करते हैं, मान लीजिए इस ठोस पदार्थ को हमने किसी हथौड़े की सहायता से ब्रेक कर दिया और ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में भी टूटता है, तो उसकी ज्यामिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस छोटे वाले की जो ज्यामिति होती है वो बड़े वाले ज्यामिति के समान होती है। ज्यामिति बोल रहे हैं, आकार नहीं बोल रहे हैं, समझ रहे हो आप? ठीक है, तो ठोस पदार्थों में जो अवयवी कण होते हैं एक निश्चित व्यवस्था व्यवस्थित होते हैं और संपूर्ण त्रिविम क्षेत्र में इनकी व्यवस्था एक जैसी होती है, इसलिए दीर्घ पराशी कहलाते हैं। दीर्घ पराशी होने का मतलब इसकी जो व्यवस्था होती है, जो उसमें परमाणु, अणु और आयन होते हैं, उनका एक जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है और पूरे के पूरे क्रिस्टल में एक जैसा होता है। इसीलिए हम यहाँ पे एक टर्म यूज़ कर रहे हैं, दीर्घ पराशी होना। इस प्रकार के ठोस पदार्थों को जब हम हथौड़ी की सहायता से चोट करते हैं, उसको तोड़ते हैं, तो वो एक निश्चित तलों से टूटते हैं। ठीक, एक निश्चित तलों से टूटते हैं। इन तलों को हम विदलन तल या क्लेविस प्लेन कहते हैं। क्या कि दीर्घ पराशी होती है, तो यानी इस प्रकार के ठोस पदार्थों को जब हम हथौड़ी की सहायता से तोड़ते हैं या उस पर वार करते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और छोटे टुकड़ों की जो ज्यामिति होती है वो बड़े टुकड़ों के समान ही होती है, क्योंकि जब हम हथौड़ी की सहायता से इस क्रिस्टल को तोड़ते हैं तो एक निश्चित तलों से टूटता है ना, निश्चित तलों से टूटता है। उस निश्चित तलों को हम क्या बोलते हैं, निश्चित तलों को हम बोलते हैं निश्चित तलों को हम कहते हैं विदलन तल। क्या बोलते हैं, विदलन तल, क्लीवेज प्लेन। ठीक, समझ में आया? अच्छा,
टूटने के बाद जो छोटे छोटे कण होते हैं, इनकी ज्यामिति संपूर्ण, जो छोटे छोटे जो कण होते हैं जिनमें वो क्रिस्टल टूट जाता है, उसकी ज्यामिति अपने जो जिससे टूटा है उसकी ज्यामिति के समान होती है। ठीक है, तो इस प्रकार के ठोस पदार्थों के जो अवयवी कणों की व्यवस्था होती है वो अनिश्चित होती है, और इसे लघुपराशी ये लघुपराशी होते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इस प्रकार के ठोस पदार्थों को अगर हम हथौड़ी की सहायता से तोड़ते हैं या व्यवहार करते हैं तो इस प्रकार के ठोस पदार्थ जो है यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस जो है ये टूट तो जाते हैं परंतु निश्चित तलों से नहीं टूटते, यानी कि इनकी टूटने का स्थान या तल निश्चित नहीं होते, ये कहीं भी से भी टूट सकते हैं। तो इस प्रकार के अक्रिस्टलीय ठोस को में जो कणों की व्यवस्था होती है वो ठीक उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से द्रवों में। कुछ द्रवों को ठंडा करने पर वो ठोस पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन कुछ अन्य कारणों या श्यानता के कारण उनके अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वो निश्चित नहीं होती, यानी कि उनके जो अवयवी कण हैं वो नियमित रूप से अव्यवस्थित रहते हैं। इन द्रवों को ठंडा करने पर अक्रिस्टलीय ठोस प्राप्त होते हैं। इनमें अवयवी कण ठीक उसी प्रकार से व्यवस्थित होते हैं जैसे कि ठंडे द्रव में होते हैं। अतः इन अक्रिस्टलीय ठोसों को अतिशीतित द्रव या आभासी ठोस भी कहते हैं। इस प्रकार के ठोस पदार्थों का जो उदाहरण है वो है कांच, क्योंकि आपने देखा होगा कि कांच जो है उसे हम अतिशीतित द्रव भी कहते हैं या स्यूडो सॉलिड कहते हैं, क्योंकि कांच जो है वो उसमें यही प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। जब आप कांच को लगाते हो तो कांच एक जैसा मोटा होता है, लेकिन बहुत टाइम बाद या बहुत सालों बाद हम उस कांच को देखते हैं तो कांच जो ऊपर की ओर होता है वो नीचे की ओर मोटा और ऊपर की ओर पतला हो जाता है, क्योंकि वो इसी तरह का सॉलिड के अंतर्गत आता है। यहाँ अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल होगा क्रिस्टलीय ठोस का, इसका एग्जाम्पल है NaCl, धातु, हीरा आदि। ठीक है, इस तरह की बात करेंगे तो इसमें आएगा हमारा प्लास्टिक, कांच आदि। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे अपने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि वहाँ पे भी आपको क्योंकि वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन पूछा जाता है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है। ठीक।